हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नीट एग्जाम 22 में इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 13 to 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। मेनली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपका रिलेटेड है किससे, आपका प्रिडेशन जिसको अपन परभक्षिता बोलते हैं। इसके अलावा आपका डिकम्पोजिशन आपको मालूम है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है जब उसकी डेथ हो जाती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका ये इंसिटू कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में हमारे पास इंसिटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल प्लेसेस, और दूसरा आपका एक्सिटू कंजर्वेशन मीन्स जो उनका नेचुरल प्लेस है उससे हट करके किसी अन्य स्थान पर यदि उसको कंजर्व किया जा रहा है या उसमें रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है तो प्रोसेस कहलाती है आपका एक्सिटू कंजर्वेशन। तो आज का वीडियो हमारा इन्हीं का एक्सप्लेनेशन होगा और ध्यान देंगे ये जो वीडियोज है ये आपका केवल नीट एग्जाम नहीं बल्कि देश में जो यूपीएससी का एग्जाम होता है या डिफरेंट स्टेट में जो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहला आता है जब हम बात करते हैं प्रिडेशन की बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप है। मेनली यहां पर ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी की बुक में आपका ना दिया हुआ हो। और ये स्पेशली आपका 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर आपका 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर आपका जिसमें इकोसिस्टम, दूसरा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ और नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है यहां पर। तो उसी के बेस पर जब हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो रिलेशनशिप में अपने को मिलता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब यहां पर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप होती है और जो सिम्बायोसिस होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो पूरा एनसीईआरटी की बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप देखेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि हमारा रिलेशनशिप मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है और दोनों के यदि बेनिफिशियल है तो उसको अपन बोलते हैं प्लस प्लस रिलेशनशिप, मतलब ये कहलाता है आपका म्यूचुअलिज्म। आगे चल के इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे लाइकेन है, लाइकेन क्या है, एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, मतलब ये एल्गी और फंगस दोनों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है, तो ये हुआ आपका म्यूचुअलिज्म। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास ये कॉमेंसलिज्म की हम बात करते हैं। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक के लिए तो क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा, लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल हम पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया इन आवर कोलोन, मतलब हमारे कोलोन में जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है ये हमारे लिए विटामिन के और B12 की सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन हमसे इसको ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई इसको प्रॉफिट है। तो ऐसा रिलेशनशिप आपका कहलाता है, ध्यान देना यहां पर, इसको अपन बोलते हैं कॉमेंसलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं आपका प्लस माइनस रिलेशनशिप, तो प्लस माइनस रिलेशनशिप इसमें आ जाता है आपका प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब परभक्षिता, कि भाई जैसे टाइगर है, टाइगर क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है हिरण का, तो यहां पर जो टाइगर है, टाइगर क्या हो जाएगा कि इसके लिए बेनिफिशियल हुआ, ये प्रेडेटर कहलाएगा, और जो डियर है वो क्या कहलाएगा आपका प्रे, PREY प्रे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक को लाभ हुआ लेकिन दूसरे को क्या हुआ, माइनस हुआ, उसके लिए हार्मफुल हुआ रिलेशनशिप। और सेम ये रिलेशनशिप आपका पैरासिटिज्म में होती है, परजीविता। तो यहां पर ध्यान देंगे जो पैरासिटिज्म है और प्रिडेशन दोनों का जो सिंबल है सेम यही है, क्योंकि यहां पर एक को लाभ हो रहा है दूसरे को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रिडेशन में जो प्रिडेटर है वो प्रे को मार करके एनर्जी गेन करता है या न्यूट्रिशन गेन करता है, लेकिन पैरासिटिज्म में जरूरी नहीं है कि वो उसको किल करे। भाई जैसे हम ये बोलते हैं कि डिफरेंट एनिमल होते हैं, उनके बॉडी में ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं तो ब्लड को चूस रहे हैं, लेकिन एनिमल को क्या है, किल नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर इसको होस्ट और पैरासाइट टर्म यूज किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जो पैरासिटिज्म है और प्रेडेटर जो रिलेशनशिप है ये सिमिलर सिंबल के द्वारा प्रदर्शित होती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं किसकी, यहां पर आपका ये रिलेशनशिप हम ले लेते हैं, ये जीरो और ये माइनस। जीरो और माइनस बोलने का मतलब क्या है, ये है एमेंसलिज्म। ये रिलेशनशिप कौन सी है आपका,
एमएन सेलिज्म या इसी को एंटीबायोसिस के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल जिस मीडियम में रहते हैं उस मीडियम में उनके द्वारा कुछ पॉइजनस केमिकल को रिलीज किया जाता है। ध्यान देना, मतलब कोई प्लांट्स है या कोई एनिमल है उसके द्वारा कुछ पॉइजनस केमिकल को अपने एनवायरमेंट में रिलीज किया जा रहा है। मतलब उसका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन उस मीडियम में उस पॉइजनस केमिकल के कारण दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, ये हार्मफुल है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ना तो ये लाभदायक है ना ही हानिकारक है। तो ये रिलेशनशिप कहलाता है एमएन सेलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बेस पर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए पहले हम जो प्रेडेटर और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेडेटर से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्रेडेशन से संबंधित नहीं है। तो इसमें ध्यान देना कि जो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो तीनों को मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले आंसर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर बोल रहा है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपेक्टेड। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रेडेशन में जो दोनों स्पीसीज एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों के लिए रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये गलत आंसर है, यही यहां पर हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ये प्रेडेशन से संबंधित नहीं है। क्योंकि प्रेडेशन में आप क्या देख रहे हैं कि एक के लिए प्लस है और दूसरे के लिए क्या है, आपका माइनस है। और यहां पर ऑप्शन में क्या दे दिया है ये कि दोनों के लिए ये रिलेशनशिप नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बना। इसके अलावा जो इसमें काम का पॉइंट है, देखिए जो प्रेडेशन रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है, ध्यान देना यहां पर दो तीन तरीके से। मतलब एक पॉइंट तो आपको बोल रहा है इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। मतलब किसी एक कम्युनिटी में जो प्रेडेटर है ये क्या होता है, आपका बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और दूसरा एक बोल रहा है इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज। मतलब यहां पर जो प्रेडेशन है दोनों तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है, दो तरीके से इंपॉर्टेंस। मतलब एक तो क्या है कि जो प्रेडेटर है यदि प्रे को बहुत ज्यादा भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा तो प्रे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। प्रे क्या हो जाएगा, आपका विलुप्त हो जाएगा। ये तो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। ये कैसे हेल्पफुल है, ध्यान देना कि जो प्रेडेटर है, मान लिया जाए प्रेडेटर यदि नहीं रहेगा, मतलब इसमें केस स्टडी की गई है। केस स्टडी एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो रॉकी माउंटेन के पास का जो एरिया है, पैसिफिक ओशियन का एरिया है, टाइडल एरिया, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि वहां पे जो स्टारफिश है, स्टारफिश एज ए प्रेडेटर वहां पर प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या किया गया, स्टारफिश को उस एनवायरमेंट से रिमूव कर दिया गया। तो रिमूव करने से यह देखा गया कि जो वहां पर इंटर स्पीसीज थी, इंटर स्पीसीज बोलने का मतलब यह है कि मान लिया जाए हम ये बोलते हैं आपका कि ये आपका सब प्रे हैं, ये सब क्या हमने बना दिया यहां पर आपका ये प्रे हो गए, ये सभी यहां पर क्या है आपका प्रे है ये, ठीक है। और ये मान लिया जाए हमारे पास क्या है, ये प्रेडेटर है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रेडेटर हो गया, ठीक है। और ये यहां पर क्या है आपका, ये सब प्रे की अलग अलग ये वैरायटी है, ठीक। मतलब ये जो प्रेडेटर है इस प्रे को भोजन के रूप में क्या करता है, इस्तेमाल करता है और इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनको कंट्रोल करके रखता है। अब मान लिया जाए क्या किया गया, ये जो स्टारफिश है इस स्टारफिश को क्या है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से रिमूव कर दिया गया, मतलब उसको वहां से हटा दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो प्रे है इनका नंबर क्या हो गया, या इनकी जो पॉपुलेशन है ये बढ़ते चले गई। इनकी पॉपुलेशन क्या होते चले गई, आपका ये बढ़ते चले गई। और आपको ध्यान रखना है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। उनके बीच में क्या हो जाता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मतलब एक स्पीसीज आपका ये है और दूसरी स्पीसीज ये है, इनके बीच में स्टार्ट हो गया कंपटीशन, स्टार्ट हो गया, आया समझ में। और इस कंपटीशन के परिणाम स्वरूप ध्यान देना कि जो कंपटीशन है
कंपटीशन जो होता है रिलेशनशिप के बेस पे यदि बोले तो ये माइनस माइनस के द्वारा प्रदर्शित होता है। जो कंपटीशन होता है ये क्या होता है, दोनों के लिए माइनस होता है, मतलब इसके लिए भी माइनस होगा और इसके लिए भी माइनस होगा, और इस कंपटीशन के परिणाम स्वरूप कई स्पीशीज क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो प्रीडेटर है ये दो तरीके से रोल प्ले कर रहा है कि प्रेडेटर की संख्या यदि अधिक है तो ये अधिक से अधिक प्रे को क्या कर जाएगा, ये एज ए फूड मटेरियल यूज कर लेगा, तो उसके कारण इस स्पीसीज के एक्सटिंक्शन या विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, इसको बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी इसकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यदि ये प्रेडेटर नहीं रहेगा तो इनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी, और जब इनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन में दोनों के लिए माइनस रिलेशनशिप होती है। ये माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, मतलब इस कॉम्पिटिशन के कारण हो सकता है कि कोई स्पीशीज यहां पर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर बोला गया है कि ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब यही जो जब अपन ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट अपने आप में अलग टाइप का लगता है कि भाई एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो प्रेडेटर है वो किसी स्पीशीज की विलुप्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल हमको समझ में आ जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो पॉइंट बोला कि ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, तो यहां पर थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ जाता है, या किसी ने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है तो उसके लिए तो बहुत आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन संभव है। ऐसी में एक ऑप्शन आपका बोल रहा है कि it is necessitated by nature to maintain the ecological balance। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी इकोसिस्टम या इकोलॉजी में जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होते हैं उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ऐसी प्रीडेशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आगे चल करके आपको और दिखाई देगा। तो आइए अब हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं आपका इकोलॉजी से रिलेटेड। दूसरा आपका क्वेश्चन है यहां पर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। आपको मालूम है कि जो डीकंपोजिशन या जैविक अपघटन होता है तो इसमें जो डीकंपोजर होता है, डीकंपोजर मेनली सेप्रोफाइट्स होते हैं। डीकंपोजर मेनली कौन होता है आपका, सेप्रोफाइट होते हैं जो कि बैक्टीरिया या फंगस हो सकते हैं। और यदि जिनका इनके द्वारा डीकंपोजिशन किया जा रहा है वो क्या कहलाता है आपका, डेट्रिटस कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, डेट्रिटस कहलाता है। तो जो डीकंपोजर होता है, डीकंपोजर जो होता है वो डेट्रिटस को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके उसका डीकंपोजिशन करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यदि डेट्रिटस की बॉडी में काइटिन और लिग्निन यदि प्रेजेंट है तो उसका डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लिग्निन है और जो आपका काइटिन है ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनकी उपस्थिति के कारण डीकंपोजिशन की प्रोसेस जो होती है स्लो हो जाती है। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई जो डीकंपोजर है ये डेट्रिटस को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर रहा है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या है आपका, रॉन्ग है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम यहां पर आपका इकोलॉजी से रिलेटेड ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका बोलता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेस फॉर। मतलब ये आपका किससे संबंधित है कि भाई हैबिटेट लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एलियन स्पीशीज का आक्रमण हो रहा है, को एक्सटिंक्शन मतलब दो स्पीशीज साथ साथ विलुप्त हो रही हैं। तो ये किस घटना से संबंधित है, तो यहां पर आंसर क्या बना आपका, बायोडायवर्सिटी लॉस। एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो चारों पांचों पॉइंट यहां पर एक साथ आपको दिखाई देगा, बायोडायवर्सिटी लॉस। आइए इस बायोडायवर्सिटी लॉस को इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अब डिटेल कर रहा हूं। तो बायोडायवर्सिटी आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि बायोडायवर्सिटी जितना ज्यादा होगी वो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए उतना क्या है,
प्लस होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम का जो स्थायित्व होता है उसकी बायोडायवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और आपको मालूम है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पर क्या होता है, सफिशिएंट हैबिटेट होने के कारण मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी वहां पर पाई जाती है। तो ये बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए कौन कौन से पॉइंट हमारे रिस्पॉन्सिबल है, देखिए पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया भाई, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए सबसे मेन रीजन क्या है। तो सबसे मेन रीजन आप क्या बताएंगे, हैबिटेट लॉस। ठीक है, अब हैबिटेट लॉस जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर पूरा बताया गया है कि आज से कुछ समय पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पूरे अर्थ का अबाउट 14% पार्ट को एरिया कवर करता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मुश्किल से 6% एरिया यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बच गया है। मतलब यहां पर क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। भाई जो मानव है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वन है या जो फॉरेस्ट है उसका क्या करता है, दोहन करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है भाई। आज की तारीख में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विचारधारा को फॉलो नहीं किया जा रहा है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अधिक से अधिक अपन वनों का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है, ये पहला पॉइंट तो बोला कि पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा बोल रहा है कंपटीशन, तीसरा बोल रहा है बायोडायवर्सिटी लॉस और चौथा आपका बोल रहा है नेटालिटी। तो ये आंसर हमारा क्या बना है, बायोडायवर्सिटी लॉस। और बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए जो सबसे मेन रीजन है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बोलने का मतलब क्या है कि कोई एक बड़ा हैबिटेट है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेगमेंट में, मतलब कुछ एरिया को उसने अपना इस्तेमाल किया, वहां से एक्सप्लॉइटेशन किया, फिर क्या किया कि दूसरे एरिया में जाकर के उसी प्रोसेस को किया कि भाई नॉर्मली हम जैसे बोल देते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर मानव ने अपने उपभोग के लिए फसल उत्पादन किया, उसके बाद फिर किसी दूसरे स्थान पर चला गया। तो इस टाइप का जो लॉस किया जा रहा है उसको अपन क्या है, एज ए फ्रेगमेंट, मतलब एक बड़े एरिया में मानव के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर जो वनों का विनाश किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस क्या है, यहां पर हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन के नाम से उसको समझ सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी आपको समझ में आ गया। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब यहां पर ध्यान देना कि भाई एलियन स्पीसीज जो इन्वेशन है, एलियन स्पीसीज मतलब भाई जो बाहर से कोई स्पीसीज आ रही है। हम ये बोलते हैं कि भाई जैसे गाजर घास, गाजर घास मतलब क्या हो गया, पार्थिनियम। तो पार्थिनियम क्या है, एलियन स्पीसीज है। आइकॉर्नियोक्रेसीपिस जिसको अपन वाटर हाइजीन या जलकुंभी के नाम से जानते हैं, ये क्या है, एलियन स्पीसीज। तो ये एलियन स्पीसीज इंडिया में क्या करी है, बाहर से इंट्रोड्यूस करी है और यहां का जो पूरा एरिया है उसको ऑक्युपाई कर ले रही है, जिसके कारण यहां की जो इंडिजिनस स्पीसीज है, मतलब हमारे भारत देश की जो स्पीसीज है या किसी और देश की भी जो स्पीसीज है, तो वो एलियन स्पीसीज के कारण क्या हो रहा है कि उनका विनाश हो रहा है। तो ये हुआ एलियन स्पीसीज। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट यहां पर मिल रहा है को एक्सटिंक्शन और कॉजेस फॉर, मतलब कुल मिलाकर के अपने को यहां पर पॉइंट क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला पॉइंट समझ में आ गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड पॉइंट आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन और कॉजेस फॉर। तो ये किससे संबंधित है, सारी जो घटनाएं हैं। हमारा आंसर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी लॉस। अब यहां पर देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर को एक्सटिंक्शन और, ठीक है। तो को एक्सटिंक्शन क्या है, मतलब दो स्पीसीज है जो एक दूसरे के ऊपर सह अस्तित्व पर आधारित है और एक स्पीसीज विलुप्त हो रही है तो दूसरी स्पीसीज भी विलुप्त हो जाएगी। तो यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपका, हालांकि एनसीईआरटी बुक में अलग एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल दे रहा हूं कि भाई जैसे आपने सुना होगा डोडो बर्ड। डोडो बर्ड ये कहां पाई जाती थी, आपका मॉरिशस में पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब अपने को ध्यान रखना है कि जो डोडो बर्ड है, डोडो बर्ड क्या है कि जैसे कोई भी
हंटर आता था या कोई भी प्रेडेटर आता था तो वो डोडो बर्ड क्या है वहां से भागती नहीं थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि प्रेडेटर उसको मार मार के क्या हो गया, खा गया और ये स्पीशीज क्या हो गई, विलुप्त हो गई। लेकिन इस डोडो बर्ड के विलुप्त होने के कारण मॉरिशस में बहुत सारी जो प्लांट स्पीशीज हैं वो भी क्या हो गई, आपका एक्सटिंक्ट हो गई। कैसे एक्सटिंक्ट हो गई ये समझना कि भाई हम ये बोलते हैं कि भाई मान लिया जाए आपके पास क्या है, ये डोडो बर्ड है, ये क्या हो गई आपके पास, ये डोडो बर्ड हो गई ये, ठीक है। अब ये डोडो बर्ड आपका क्या करती थी, सिंपल समझने के लिए डोडो बर्ड हो गई ये, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड थी ये, ठीक। अब यहां पर देखिए कि डोडो बर्ड क्या कर रही थी कि भाई जैसे मान लिया जाए ये प्लांट है आपके पास, ये क्या हो गया है कि प्लांट हो गया। इस प्लांट में क्या होगा आपका, ये इसका ये हो गया सीड, ये क्या हो गया इसका सीड। सीड के चारों तरफ क्या हो गया है, प्रोटेक्टिव, ये हो गया आपका सीड कोट, ये क्या हो गया आपका, ये सीड कोट हो गया, बीज कवच हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो सीड कोट है इतना हार्ड है, कैसा सीड कोट है ये, हार्ड सीड कोट। तो हार्ड सीड कोट होने के कारण ये सीड यहां पे डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं कर सकता है, ये सीड क्या है, डायरेक्ट जर्मिनेशन यहां पर नहीं कर सकता हार्ड सीड कोट होने के कारण। तो ये जो सीड है इसको ये बर्ड क्या करती थी, एज ए फूड मटेरियल यूज करती थी। अब ये जो यहां पर सीड है ये इसके बॉडी में पहुंच गया, ये हो गया, और ये इसका हार्ड सीड कोट, ठीक है। अब ये जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिसके इफेक्ट के कारण ये सीड कोट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और सीड कोट डिजॉल्व होने के बाद ये अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल के फॉर्म में ये क्या हो गया, यहां से बाहर आ गया। अब इसका सीड कोट डिजॉल्व हो गया और ये सीड अब ये जो फिकल सब्सटेंस है, ठीक है, यह अपचित भोजन के रूप में बाहर आ गया और अब ये इजीली जर्मिनेशन करके यहां पे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये दोनों, जब ये डोडो बर्ड विलुप्त हुई तो उसके साथ साथ ये प्लांट की स्पीशीज भी विलुप्त हो गई। तो ऐसा जो विलुप्ति हुआ, दोनों को एक्सटिंक्शन, मतलब साथ साथ दोनों क्या हो गए आपके, विलुप्त हो गए। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, यहां पर ध्यान देंगे, ये भी आपकी स्टोरी यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेस फॉर, हमारा आंसर क्या बना, बायोडायवर्सिटी लॉस। मतलब ये सभी कारण हैं, किस चीज का कारण है, जैव विविधता के विनाश का कारण है या बायोडायवर्सिटी लॉस के रीजन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। द डिवाइस विच कैन रिमूव particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is, आपने पढ़ा होगा कि थर्मल पावर प्लांट से जो एयर पॉल्यूशन होता है, मतलब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थर्मल पावर स्टेशन में यूज किया जाता है ईएसपी। ईएसपी बोलने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान देंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका कि भाई निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है। तो ये क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित अगला क्वेश्चन, ये आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। एक्सिटिव कंजर्वेशन, इंसिटिव कंजर्वेशन। देखिए जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो आता है, एक इंसिटिव कंजर्वेशन, शुरू मैंने बता दिया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी प्लांट या एनिमल है उसको उसके नेचुरल प्लेस में यदि अपन संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वो इंसिटिव कंजर्वेशन है। इंसिटिव कंजर्वेशन में आपका काउंट होता है, ठीक है, नेशनल पार्क, उसके बाद सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, हॉट स्पॉट, ये सब क्या है आपका इंसिटिव कंजर्वेशन के प्लेस है। इसके अलावा जो एक्सिटिव कंजर्वेशन है, भाई इंसिटिव कंजर्वेशन में एक विशाल जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए है, और मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को यदि कंजर्व करना है तो उसके लिए अपन एक्सिटिव कंजर्वेशन, मतलब सीड बैंक, जर्म प्लांट बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सारी टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन।
एक्सिटिव कंजर्वेशन से संबंधित कौन नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क क्या है आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का प्लेस है। और बाकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो लेबोरेटरी में किया जाता है, एक्सिटिव कंजर्वेशन हुआ। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब जस्ट लाइक टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन तकनीक, ये भी लेबोरेटरी में अपन करते हैं। और क्या है यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आपका -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो कंजर्वेशन किया जाता है वो क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये भी क्या है आपका लेबोरेटरी से रिलेटेड है, मतलब एक्सिटिव कंजर्वेशन से संबंधित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका द इंटायर फ्लीट। हाँ, ये मतलब केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केस स्टडी आप जैसे देखेंगे कि दिल्ली में सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, तो उसको बसों में इस्तेमाल किया जा रहा है, सीएनजी बस वहां पर चल रही है। तो एनसीईआरटी बुक में इसका केस स्टडी दिया हुआ है, उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल, मतलब डीजल से जो बस चलती थी उसको सीएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इट रेफरेड टू हिज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और जो प्रोसेस की गई है कि डीजल बस को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, मतलब ये बोल रहा है कि जो सीएनजी है उसकी दक्षता डीजल के कंपैरिजन में अधिक है, 100% सही। नेक्स्ट आपका बोल रहा है इट इज चीपर देन डीजल, मतलब ये क्या है आपका डीजल के कंपैरिजन में सस्ता है, बिल्कुल 100% सही। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, मतलब जैसे डीजल में मिलावट की जाती है उस प्रकार से सीएनजी में मिलावट संभव नहीं। तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करना है तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन लो, मतलब ये बोल रहा है कि जो डीजल बस का इंजन था उसी को सीएनजी बस में यूज किया जा रहा है। तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही है व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के बीच में जब इंटर स्पेसिफिक रिलेशन होता है तो प्लस साइन इज असाइंड फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस साइन इज असाइंड फॉर डेट्रीमेंटल इंटरएक्शन एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरएक्शन। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई बेनिफिशियल है तो प्लस साइन, हार्मफुल है माइनस, नो इफेक्ट तो जीरो। तो उसी के बेस पर आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरएक्शन कैन बी असाइंड प्लस फॉर वन स्पीसीज एंड माइनस फॉर अनदर स्पीसीज एनरोल्ड इन इंटरएक्शन। तो यहां पर इसका आंसर क्या बना आपका, प्रीडेशन। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो एमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म एंड कॉम्पिटिशन है। तो अभी मैंने पहले कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो एमेंसेलिज्म होता है, एमेंसेलिज्म क्या होता है, जीरो माइनस रिलेशनशिप, कॉमेंसेलिज्म प्लस जीरो रिलेशनशिप, और कंपटीशन दोनों के लिए माइनस माइनस रिलेशनशिप होती है। इतना अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, ये आपको मिलेगा यहां पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फास्फोरस साइकिल, मतलब इसमें से कौन सा फास्फोरस साइकिल को बढ़ाने से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि जो सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल है इसको हम स्टडी करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। और ध्यान रखेंगे रॉक, जो चट्टान है, रॉक इज द मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो जब यहां पर क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब हैवी रेनफॉल होगी, आया समझ में, हैवी रेनफॉल होगी। उसके बाद क्या होगा, चट्टान में तेज धूप पड़ेगी, फिर हैवी रेनफॉल होगी, तो इसके कारण जो चट्टान है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने लगती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक। और ये किससे संबंधित है, क्योंकि फास्फोरस का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, चट्टान है, इसलिए किससे संबंधित हुई आपका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल को बढ़ाने में कौन मददगार होगा। तो आपको ध्यान रखना है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये दिया है डेट्रिओर्स ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड,
तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। शुरू में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया डीकंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है ये, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के पार्ट में ही पॉपुलेशन वाला टॉपिक भी आता है। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज। तो यहां पर ध्यान देना है, ये भी एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट आपका दिया हुआ है कि डेथ रेट कैसे निकालना है और आपका बर्थ रेट कैसे निकालना है। तो ये बोल रहा है कि एक लेबोरेटरी में कितनी ड्रोसोफिला थी, आपका एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, एनसीईआरटी बुक में इसको फ्रूट फ्लाई लिखा है और यहां पे डायरेक्ट नाम लिख दिया है। तो आपको ध्यान रखना है ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला इज ए टाइप ऑफ फ्रूट फ्लाई, आया समझ में, फल मक्खी है ये। तो ये बोल रहा है कि एक लेबोरेटरी में 80 ड्रोसोफिला थी, इस 80 ड्रोसोफिला में से एक सप्ताह के अंदर 8 ड्रोसोफिला की क्या हो गई, आपका डेथ हो गई। 8 ड्रोसोफिला की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 ड्रोसोफिला की डेथ हुई कितने में, ये आपका 80 में, कितने समय में, पर वीक, प्रति सप्ताह की बात कर रहा है। तो जब आप इसको यहां पर ये सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है यहां पर, ये आपका हो जाएगा ये 0.1, क्या हो जाएगा आपका ये 0.1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहां पर आंसर हुआ। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ड्रोसोफिला को क्या लिखा है, फ्रूट फ्लाई, और इसके जगह में क्या क्या है आपका 4 फ्रूट फ्लाई, कितने में आपका 40 में। तो इसी को क्या कर दिया यहां पर, जो इसके नंबर्स हैं उसको मॉडिफाइड करके दूसरा क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 0.1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हुआ इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजी से रिलेटेड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन रिफर टू, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन किससे संबंधित है। तो आपको अभी जो मैंने बता दिया, पहला ऑप्शन बोला प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, संपूर्ण इकोसिस्टम को कंजर्व करने से संबंधित है क्या आपका यहां पर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन ही है, बाकी जो सेकंड ऑप्शन कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, कंजर्व ओनली एक्टिंग स्पीसीज, ये सभी आपका एक्टिव कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन और है यहां पर आपका इकोलॉजी, हाँ, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो साइक्लोस्पोरिन ए यहां पर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, ये साइक्लोस्पोरिन की बात कर रहा है, ये हो गया आपका साइक्लोस्पोरिन ए। इसका प्रोडक्शन क्या आता है, ध्यान देंगे यहां पर, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इज अ टाइप ऑफ फंगस, ये क्या है, एक प्रकार का फंगस है और इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए। और ये एक प्रकार की मेडिसिन जैसी होती है जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और साथ ही ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल है, इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल, इट इज यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब अपन पूरा इम्यूनोलॉजी को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। फिलहाल यहां पर आंसर को बस आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी का आपका नेचुरल सिलेक्शन, ये आपका इससे संबंधित नहीं है, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इकोलॉजी का नहीं है। इकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये कवर हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, नहीं है, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया ये सब इकोलॉजी से रिलेटेड थे। और ध्यान रखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया वो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अपन उसको क्या कीजिए में एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही आपको ये चीज समझ में भी आ सकती है, तो इसलिए हमने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। तो कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका नीट एग्जाम 23 बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो बिल्कुल कंटिन्यूअस अपनी स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट